तो गवर्नमेंट के सेट ऑफ डायरेक्टिव्स अगर किसी को इंश्योर करने रहते हैं तो वो डीपीएसपी बताती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी डायरेक्टिव है गवर्नमेंट की और फंडामेंटल ड्यूटी डायरेक्टिव है किसकी, सिटीजन की। इसका अप्रूवल आपको इमरजेंसी लगाने के 1 महीने के अंदर अंदर कहां से लेना पड़ता है, पार्लियामेंट से। अगर पार्लियामेंट अप्रूव कर देगी तो इमरजेंसी लग जाएगी। फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाती है। सबसे पहली जो राइट सस्पेंड होती है वो है आर्टिकल 19। सिर्फ 2 फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होती, 20 एंड 21। हेलो एवरीबॉडी, आपको आई होप के हमारी जो लेक्चर सीरीज है नेक्सस 2.0 की वो काफी ज्यादा पसंद आ रही होगी। इससे पहले भी मैंने काफी सारे लेक्चर्स ले रखे हैं किस पर, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर, और हम आज आ चुके हैं कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट पर, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड इमरजेंसी प्रोविजंस पर। ठीक है, तो ये डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो काफी ज्यादा छोटा टॉपिक है, कोई बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ने वाला टॉपिक है भी नहीं। मैं बस इसको एक बार अच्छे से रीड करके, आपको वो रीड करने लायक ही चीज है। ठीक है, सबसे पहली चीज ये है कि आर्टिकल 36 में क्या बोलता है कि स्टेट का सेम मीनिंग होना चाहिए जो कि हमने पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था। कहां पर, आर्टिकल 12 में। ठीक, सेम मीनिंग यहाँ पर स्टेट का दिया हुआ है कि स्टेट एग्जैक्टली है क्या। उसके बाद अगर हम अगली फंडामेंटल ड्यूटी देखेंगे, डीपीएसपी देखेंगे, तो उसमें ये बोला हुआ है कि क्या चीज के एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट। ये प्रिंसिपल जो भी इस पार्ट में कंटेन हुए हैं वो कहां पर अप्लाई होंगे, कैसे अप्लाई होंगे। ठीक, अब उसके बाद 38 ये बोलता है कि प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ पीपल कौन इंश्योर करेगा, गवर्नमेंट इंश्योर करेगी। तो गवर्नमेंट इंश्योर करती है प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ पीपल, जिससे सोशल ऑर्डर मेंटेन रहता है। ये सारी की सारी चीजें किसमें बोली गई हैं, इसमें जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये सारी की सारी चीजें किसको इंश्योर करनी है, गवर्नमेंट को इंश्योर करनी है। तो गवर्नमेंट के सेट ऑफ डायरेक्टिव्स अगर किसी को इंश्योर करने रहते हैं तो वो डीपीएसपी बताती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। ठीक, अब ये हो गया। उसके बाद अगला जो है हमारा, दैट इज कि पॉलिसी जो स्टेट फॉलो करेगी कि वो मेन और वुमेन को इक्वली ट्रीट करेगी, ओनरशिप कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज जो है कम्युनिटी का वो ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होगा कि सबसे बेस्ट तरीके से बांटा जाएगा। तो ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। अगला कि इक्वल जस्टिस मिलेगा और फ्री लीगल एड मिलेगी। लीगल एड मतलब लीगल हेल्प। ठीक, तो ये पूरा बोला गया है। अगला कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, विलेज की पंचायत को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो ये पूरा का पूरा किस में दिया हुआ है, ये 40 में दिया हुआ है। तो ये सारा कुछ भी एज सच याद रखने का नहीं है। मैं एक बार इसको स्लाइड्स को चला देता हूँ, पॉज कर करके आप पढ़ सकते हो, एंड जैसे ही हम ड्यूटीज पे जाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ एक बार अच्छे से। ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, मैटरनिटी लीव, उसके बाद लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स, फिर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, फिर उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अभी हाल ही में उत्तराखंड में इसको अप्लाई किया गया है। तो वो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम पूछ सकता है कि डीपीएसपी में कौन से आर्टिकल में दिया हुआ। ठीक है, तो वो 44 है। ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हो गया 45 में। 46 में एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हो गया। उसके बाद ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, उसके बाद इंप्रूवमेंट, उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स इन प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो वो 49 में दिया हुआ है। कोई अगर आपसे पूछता है कि ये जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है इसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, उसको ऐसे किया जाता है। फिर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ये। उसके बाद 51 में क्या दिया गया है, प्रमोशनल ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब 51 ए जो है वो डिफाइन करती है फंडामेंटल ड्यूटीज। कोई आपसे पूछेगा कहाँ दिया हुआ है, ये 51 ए में दिया हुआ है। क्या चीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब ये ड्यूटीज जो है ये नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब कि डीपीएसपी भी नॉन जस्टिसिएबल है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी नॉन जस्टिसिएबल है। आप इसको कोर्ट में खींच के नहीं ले जा सकते। ठीक है, ये आपको एज अ डायरेक्टिव, डीपीएसपी डायरेक्टिव है गवर्नमेंट की और फंडामेंटल ड्यूटी डायरेक्टिव है किसकी, सिटीजन की। ये हमारी ड्यूटी बनती है। अगर ये कोई ड्यूटी करता नहीं है फुलफिल तो उसको पनिशमेंट कोई खास मिलेगी नहीं। ठीक है, ये सारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो इसमें दी हुई हैं स्लाइड में। आप इसको एक बार रोक कर एक बार पढ़ सकते हो जाए तो उसके बाद हम चलते हैं कहाँ, हम चलते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस पे। अगला, अब इमरजेंसी क्या होती है। इमरजेंसी जो है वो पार्ट 18 में दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के। पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स व्हाट, इमरजेंसी। इमरजेंसी एक ऐसा स्टेट है, मतलब ऐसा एक क्या है, एक प्रॉपर ऐसा स्टेट है ऑफ द गवर्नमेंट की जहां पर सारी की सारी ऑलमोस्ट फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं, पूरा नेशन वाइज लगा सकते हैं वो इमरजेंसी। इमरजेंसी कितने तरीके की होती है एक बार वो भी देख लेते हैं। इमरजेंसी 3 तरीके की होती है। एक होती है नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। एक होती है स्टेट इमरजेंसी,
एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब इनके आर्टिकल्स जो हैं वो याद रखने इंपॉर्टेंट होते हैं और वो याद रखना बहुत इजी भी है। 352 बस हमको एक याद रखना है। इसमें आप +4 करोगे 356 ये हो जाता है। फिर इसमें +4 करोगे 360 360 ये हो जाता है। ठीक है, ऐसे इनके आर्टिकल याद रखना भी बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है दैट बिकम्स ऑल पावरफुल, और वो स्टेट्स को बताती है कि सारी की सारी पावर अब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। इमरजेंसी के टाइम पर ये होता है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी कब होता है? जब सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एक थ्रेट बनी हो और उसका कोई पार्ट किसी भी वॉर या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन या फिर आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है, आर्म्ड रिबेलियन के पहले यहां पर एक वर्ड हुआ करता था, वो था इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। इसको 44th अमेंडमेंट में हटा दिया गया एंड इसको आर्म्ड रिबेलियन बना दिया गया। इसका अप्रूवल आपको इमरजेंसी लगाने के 1 महीने के अंदर अंदर कहां से लेना पड़ता है? पार्लियामेंट से। अगर पार्लियामेंट अप्रूव कर देगी तो इमरजेंसी लग जाएगी। ठीक है, इसकी ड्यूरेशन जो है वो 6 महीने लग सकती है एक बार में। इसको आप रिन्यू करवा सकते हो टिल अनलिमिटेड टाइम्स नेशनल इमरजेंसी को। ठीक है, जब आपकी देश की सिक्योरिटी थ्रेट पे होती है, कुछ भी ऐसा होता है, तब नेशनल इमरजेंसी लगती है। और उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी से आप इसको क्या करवाते हो? अप्रूव। ठीक है, ये अगला, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट जो है वो स्टेट के लॉस की, जो भी स्टेट लिस्ट में आती हैं सब्जेक्ट, उस पर भी लॉज बना सकते हैं। लोकसभा का टेन्योर एक्सटेंड हो जाता है, मतलब 5 साल की है तो वो 6 साल की भी चल सकती है। ठीक, उसके बाद फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाती हैं। सबसे पहली जो राइट सस्पेंड होती है वो है आर्टिकल 19। सिर्फ 2 फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होती, 20 एंड 21। ये 2 फंडामेंटल राइट्स कभी भी सस्पेंड नहीं होंगी। ये सिटीजन को भी मिलती है, ये फॉरेनर्स को भी मिलती है। ठीक है, अगला, नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में 3 बार लगी है। 1962 में चाइना वॉर के टाइम पर लगी थी, 1971 में पाकिस्तान वॉर के टाइम पर लगी थी, 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने क्या करा था? इसको डिक्लेयर किया था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो स्टेट इमरजेंसी जो है उसको प्रेसिडेंट रूल भी बोला जाता है। प्रेसिडेंट रूल क्या है? प्रेसिडेंट रूल ये होता है जब पूरे जो स्टेट है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी एक तरीके से क्या हो गई हो? फेल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर उस स्टेट की हो गई है फेल, तो जो गवर्नर है उसकी रिकमेंडेशन पर स्टेट में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। गवर्नर की खुद की रिकमेंडेशन हो सकती है और प्रेसिडेंट के भी बोलने पर लग सकती है। अब उसके बाद जो स्टेट इमरजेंसी है, या तो अब प्रेसिडेंट के पास 2 ऑप्शन होते हैं उसमें। प्रेसिडेंट कैसे एक्ट कर सकता है? लगाएगा कौन? प्रेसिडेंट ही हर जगह इमरजेंसी। या तो एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ गवर्नर, एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नर, या फिर एक्ट खुद से। प्रेसिडेंट खुद भी देखकर इमरजेंसी लगा सकता है, या फिर वो गवर्नर की एडवाइस पर भी बोल सकता है कि हाँ इस स्टेट में इमरजेंसी लगा देनी चाहिए। तभी इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। यहां पर प्रेसिडेंट के पास सारी की सारी क्या जाती है? पावर। प्रेसिडेंट बिकम्स ऑल पावरफुल। अगला, स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल की अगर मैं वापस से बात करूं तो इसमें जो है प्रेसिडेंट जो स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ये पूरा हो जाता है डिसमिस। स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो जाते हैं डिसमिस, और प्रेसिडेंट ही सारे के सारे लेजिस्लेटिव बिल्स और स्टेट बजट्स को पास करता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी पे जाने से पहले अगर मैं ये देखूं कि इसके लिए क्या चाहिए रहती है? सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी चाहिए इसके लिए। उसके बाद ये जो इमरजेंसी है ये कंटिन्यू होती है 6 महीने के लिए।
ऑब्वियसली फिर आपको वापस रिन्यू करवा सकते हो आप। अब इसका जो मैक्स टेन्योर है वो है 3 साल। 3 साल तक आप रिन्यू करवा करवा कर इसको चला सकते हो। इमरजेंसी को, क्लियर है। अब अगली इमरजेंसी है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि हमारे देश में आज तक कभी नहीं लगी है और ना ही कभी लगे, यही उम्मीद है। ये ऐसी सिचुएशन में लगती है जब ऐसा लग रहा है सरकार को कि ड्यू टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हमारी जो देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको खतरा है या फिर वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। क्रेडिट ऑफ द कंट्री इज अंडर थ्रेट। हमारे देश के क्रेडिट सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम को अगर कुछ खतरा है तो देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाएगी। इसका अप्रूवल अगेन कहां से लेना पड़ता है? पार्लियामेंट से लेना पड़ता है। 2 महीने के अंदर इसका अप्रूवल मिलना चाहिए। ड्यूरेशन जो है वो इसका इनडेफिनाइट है। जब तक आपके देश की सिचुएशन सुधरती नहीं है आप इसमें इमरजेंसी लगा के रख सकते हैं। जब तक रिवोक ना हो तब तक चल सकती है। फिर यहाँ पर सेंटर के पास पूरा कंट्रोल आ जाता है किसका? फाइनेंसेस ऑफ द स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट के भी खर्चे हम करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी खर्चे हम करेंगे, सब कुछ हम करेंगे। ठीक, यही है। अब अगर मैं बात करूं एक एक्स्ट्रा पार्ट की जो था 44th अमेंडमेंट। फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट से क्या हुआ कि 44th अमेंडमेंट से जो आर्म्ड रिबेलियन वर्ड है वो इंसर्ट किया गया। आर्म्ड रिबेलियन टर्म इंसर्ट किया गया इन प्लेस ऑफ व्हाट? इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। ठीक, ये कब की बात है? ये है 1978 की बात। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इमरजेंसी पे आगे इतना ही। इसके बाद हम आगे अगली वाली क्लास में और देखेंगे और हम कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ सकते हैं, क्या क्या रिमेनिंग है, ये सारी की सारी चीजें हम अगले वाले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।